Bismillahirrahmanirrahim. Hello, namaste, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Ismail Qasim, and I welcome you all to another very special episode here at NAR. Today, we are joined once again by Arvind Saharan from India, a wonderful voice, a wonderful human being. Good to have you over here, Arvind. Thank you so much for your time. Ji, thank you so much for inviting me in your program. Arvind, it's been almost a year. The last time we met, it was in Lahore in Pakistan. 2025 का साल था. एक साल का अरसा तकरीबन गुजर गया है. How do you see the situation that has fared in terms of Pakistan-India relations? जी तकरीबन एक साल हो चला है. ठीक कह रहे हैं आप. ऐसा ही है. इस एक साल के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो शायद अपने सबसे बुरे नहज से गुजर रहे हैं. हमने पहलगाम में एक दहशतगर्द हमला देखा, उसके बाद हिंदुस्तान के तरफ से ऑपरेशन सिंदूर देखा. पाकिस्तान ने भी एक जवाबी ऑपरेशन किया, बुनियान अल मरसूस, और उसके नतीजे में इस खित्ते में एक तबाही देखी. आसमान में से आग बरसते हुए देखी, लोगों को परेशान होते हुए देखा, सियासतदानों के बहुत सारे बयानात सुने, उन्हें एक दूसरे के लिए टीवी चैनल्स के ऊपर उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं उनको आग उगलते हुए देखा. तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही तकलीफ देह साल रहा ये दोनों मुल्कों के लिए, यहाँ के करोड़ों आवाम के लिए. उम्मीद तो ये की जा रही थी कि धीरे धीरे हमारे ताल्लुकात में कोई नॉर्मलसी आती, लेकिन अब तो हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि ऐसा लगता है कि दूर दूर तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि हमारे हुक्मरान कभी आपस में बैठेंगे या कोई हमारे दरमियान मामूल के ताल्लुकात बहाल होंगे. तो बड़ा मायूस हूँ जी मैं. हमारे ताल्लुकात तो इस नहज पे पहुंच गए हैं कि एक शेक हैंड जो है दो डिप्लोमेट्स का, वो हेडलाइन बन जाता है. जी, बदकिस्मती है इस खित्ते की 2.25 अरब की आबादी की ये कि एक वाकई में एक हैंडशेक जो है वो हेडलाइन बन गई है इस वक्त. पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक साहब और हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो बांग्लादेश में मिले अभी, वेल एक हैंडशेक की हद तक ही उसको रखें तो बेहतर है फिलहाल. और उसमें से लग नहीं रहा कि उसके आगे कोई बात बनेगी, क्योंकि जो बयानात आए हैं वो तो बस वही पुराना रेटरिक है जो हम सुनते आए हैं दोनों तरफ से. अब बदकिस्मती से वो तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने आ गई. अगर वो तस्वीर सामने ना आती तो शायद इन बयानात की भी जरूरत नहीं पड़ती. 100%. जी जी. 100% ऐसे. और लेकिन ये कौन सा एहसान है हमारे ये हुक्मरानों का. मैं दोनों से मुखातिब हूँ, जो हमारे हुक्मरान हैं आपकी साइड के भी हैं. ये मतलब क्या ये एहसान किस चीज़ का है कि हमने सलाम ले लिया आपके साथ, उसने मेरे से पहले सलाम लिया, मैंने किया. मतलब मैं अगर हमारी साइड की बात करूँ तो हमारी जो हेडलाइंस चली वो ये थी कि जय शंकर साहब ने आगे बढ़ के सलाम लिया तो एयाज सादिक ने रेप्लिकेट किया. भाई अगर वो ना करते तो आप आगे बढ़ के सलाम कर ले. मतलब व्हाट्स ये ईगो कहाँ की है, ये जाती है ना, ये क्या चल रहा है. कोई गली मोहल्ले की कोई बातचीत हो रही है कि दो दोस्तों की लड़ाई है, हमसायों की लड़ाई है, तुमने मेरी गेंद तोड़ दी, मेरा बल्ला ले लिया. ये क्या बातचीत क्या हो रही है. मतलब आप क्या, और ये नैरेटिव बेचते क्या है दोनों साइड पे. मैंने देखा जब ये हैंडशेक हुआ, स्पेशली कंसिडरिंग कि हमारे लास्ट टाइम जो क्रिकेट के अंदर हुआ, दोनों टीमों का जब सलाम ना लेना था, उसके बाद में बड़ी खुशाइंद बात है. लेकिन देन अगेन मेरा ख्याल है रेटरिक तो बड़ा पुराना चलता आ रहा है ना कि जी हम वो आगे बढ़े, हम हमारे से सलाम लिया, हम आगे नहीं बढ़े, वो उसने तारुफ नहीं कराया हमें पहले से, उसको हम वो जानते थे हम कौन है. बड़ी मायूस कौन सी मुझे तो बातें लगी है. हाँ, ऐसा ही है जी. मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूँ कि अब हमारे इतने बुरे दिन आ चले हैं कि एक हैंडशेक भी बहुत बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं कि हमने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, कोई जज्बा खैर सगाली का पैगाम मिला कि नहीं मिला, वो कुछ नहीं है. तो फिर यही है जी, हाँ मैंने आगे चल के हाथ नहीं बढ़ाया था, वो तो सामने वाला आ गया तो मैंने हाथ मिला लिया. तो ये तो जी ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी बॉलीवुड की कोई फिल्म की स्क्रिप्ट है. दो दोस्तों की मोहल्ले के अंदर रहने वाले, उनकी लड़ाई हो गई और वो उनकी आपसी रंजिश अना के चलते अब ये कौन कहे कि भाई पहले हाथ किसने बढ़ाया था. एग्जैक्टली. ये मैटर ही क्यों करता है भाई.
मैटर मैं नहीं करना चाहिए था मैटर ये मैटर चीजें। आई आई एग्री। मगर ये एक बड़ी मायूस कुन डेवलपमेंट है। इसको अरे ये इसी इसी हद तक रखें तो बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही अरविंद, आपकी ना लास्ट टाइम जब आप मेरे पास शो के अंदर आए थे, टू ऑल दी ऑडियंसेस जो पाकिस्तान और इंडिया से हमें सुन रहे हैं, अरविंद मेरे पास जीएनएन पे मेरे पास शो पे आए थे, इनका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला, छोटे स्केड्यूल के लिए पाकिस्तान आए थे, लेकिन ये उस स्केड्यूल में से टाइम निकाल के मेरे पास आए थे। और अभी तो हम डिजिटली बैठ के एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, उस टाइम हमने आमने सामने बैठ के हमारे जीएनएन के स्टूडियो में बैठ के शो किया था। उस टाइम अरविंद ने ना बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की थी, और वो बातें आज जो हैं वो काफ़ी लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, और वो गुफ्तगू थी मरियम नवाज के हवाले से। मैं इस डिस्कशन के ऊपर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, बिकॉज वो ऑडियंसेस के साथ मरियम नवाज के हवाले से अरविंद का पॉइंट ऑफ व्यू लेना ज़रूरी है, और इसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है, बिकॉज मेरी भी कुछ रिजर्वेशन है उस हवाले से। लेकिन उससे पहले अरविंद, जो एक मैं वैसे चीज़ कह लूँ, इन एन आइडियल वर्ल्ड टू ऑल द ऑडियंसेस, क्योंकि हमारे अंदर नफरतें ना बहुत ज़्यादा डाल दी गई हैं, हमारी कोई ट्रेड नहीं है, बातचीत नहीं है, बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं है, हर जगह बस नैरेटिव बेचा जा रहा है, और हर तरफ एक वॉलेटाइल हॉस्टाइल इन्वायरमेंट के तौर पे एक दूसरे को प्रेजेंट किया जाता है। इन एन आइडियल वर्ल्ड अगर पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, इफ यू कैन क्विकली शेड लाइट ऑन दिस एज वेल, हमारा ट्रेड के एतबार से क्या दोनों ममालिक के लिए क्या बेहतरी आ सकती है? हमारा कोई 35-40 अरब का ट्रेड पोटेंशियल भी है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है जो कि हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर देखते हैं हम, तो दोनों ममालिक के लिए क्या बेहतरी होगी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस खित्ते के अंदर हम ना सिर्फ हमसाए मुल्क हैं, बल्कि हमारी एक ही मुश्तरका तारीख है। हम एक ही लोग थे, यही कोई तकरीबन 78 साल पहले हम अलग हो गए, लेकिन इससे वो हज़ारों सालों पर मुश्तमिल हमारी जो एक सांझी विरासत है, हमारी जो एक शेयर्ड हेरिटेज है, वो तो तब्दील नहीं होती। अब मसलन मैं और आप बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने मसले मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं, तो भाई हम एक ही ज़बान बोलने वाले लोग हैं, हमारा खाना-पीना भी कमोबेश एक जैसा ही है, बूदो-बाश भी एक ही है। तो सबसे पहली जो मुस्बत कोई चीज़ होगी कि आप रिलीफ देंगे यहाँ पे रहने वाले करोड़ों लोगों को, जो सरहद के दोनों तरफ रहते हैं, एक अच्छा रोशन मुस्तकबिल देखते हैं, अपना, अपने बच्चों का, आने वाली नस्लों का, एक ऐसा मुस्तकबिल जिसके अंदर अमन हो, खुशहाली हो, तरक्की हो, जिसके अंदर किसी भी नौजवान को बेरोजगारी के चलते अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में ना जाना पड़े। बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं जी। जंग ना हो तो इसमें मैं नहीं समझता कि किसी का कोई जो है बहुत कुछ जो है इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जंग नहीं होनी चाहिए। ऑल एंड ऑल इट्स अ वेरी यू नो आई वुड से अ गुड आइडिया। पीस इटसेल्फ जो है, तो लोगों का आना जाना होगा। बहुत सारे जो ये लोग एक दूसरे के यहाँ विजिट करना चाहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने पार्टीशन के टाइम में जिन हमारे बुजुर्गों को अपने घर छोड़ने पड़े। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे जी, तो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था, तकरीबन 95 साल की उम्र थी। राणा मोहम्मद अजहर लेफ्ट के सियासतदान थे, पंजाब सूबाई असम्बली के अंदर भी वो रहे, और बड़ी हसरत थी उनकी, बड़ी तमन्ना थी कि वो हिंदुस्तान आ सकें। 14-15 साल के थे जब मुल्क तकसीम हुआ। तो बस इसी गम के अंदर वो इस दुनिया से रुखसत हो चले और अपना घर, अपनी गलियां, अपना मोहल्ला, अपना मुल्क ना देख सके। तो एक तो हमारा फर्ज बनता है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने ना सिर्फ उस वक्त के जो ये कहें कि बुरे हालात को आपस में ये कहें कि फैमिलीज टूट गई, बिल्कुल लोगों ऐसे ने है। अपनों को खोया। एक तो ये है कि उनको हम कोई ना कोई एक सेंस ऑफ क्लोजर दें। सेंस ऑफ फिर ये क्लोजर भी था। है कि एक अच्छे हमसाए की तरह है, हम एक दूसरे के साथ में आना जाना शुरू करें, हमारे दरमियान कल्चरल एक्सचेंज हो, एजुकेशनल एक्सचेंज हो, स्पोर्टिंग टाइज हो, ट्रेड हो। तो ये तो दुनिया भर के अंदर मुहज्जब क्या? माशरों के अंदर यही चीजें होती हैं। हम बिल्कुल कोई ऐसे है। नई चीज नहीं कर रहे। कोई अनोखी तो नहीं कर रहे। इसमें फायदा ही फायदा है सबका। और इसमें सर इमेजिन करें ना जाके, अगर हम बहुत ही आगे चले जाएं, हमारी जो स्पोर्टिंग टाइज की अभी आपने बात की है, वही विराट कोहली और बाबर आजम एक दूसरे के सामने,
तो मैं तो हमेशा यही चीज़ें देखता हूँ और मैं इनको मिस भी करता हूँ। एनीवे जी, मूविंग ऑन जी, मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा और मरियम नवाज़ के ऊपर लेके आऊँगा। द लास्ट टाइम अरविंद यू वर ओवर हियर, यू प्रेज मरियम नवाज़, और हमारी जब आगे पीछे भी गुफ्तगू होती रही है तो आपने मरियम नवाज़ की परफॉर्मेंस को लेके उनको अप्रिशिएट किया, उनको सराहा है आपने। ओवरऑल उनके लेजिटिमेसी के हवाले से तो क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि अपोजिशन जमातें उठाती रहती हैं, बट ओवरऑल गवर्नेंस के एतबार से, परफॉर्मेंस के एतबार से, हाउ डू यू सी हर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? जी, इससे पहले कि उनके जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं, ये तो खैर हिस्ट्री जज उनको करेगी आने वाले टाइम में। मगर उनकी लेजिटिमेसी का जहां तक ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड निज़ाम है इस वक्त, और इससे पहले भी जो निज़ाम था वो भी हाइब्रिड ही था। तो ऐसे ही जो अपोजिशन की जमातें एहतजाज कर रही हैं वो भी कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके तो नहीं आए थे, या उनसे 100% पहले जो थे, वो भी ठीक नहीं थे। है, वो भी नहीं थे। हम्म, पाकिस्तान के अंदर आखिरी दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए 1971 में, तो मुल्क दो लख्त हो गया। हम्म। तो क्या बात है। उसके बाद से लेकर आज तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो सारे रिग्ड ही रहे हैं इन वन फॉर्म और अनदर। ठीक है जी। तो इस बात को तो जरा साइड में रखते हैं कि जो अब उनका जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका इस बात पे कोई शिकवा हो सकता है फौज से, इस्टेब्लिशमेंट से, कि भाई हमें क्यों निकाला और इनको क्यों लेकर आए। ठीक है, तो वो जितने बड़े आज डेमोक्रेसी के चैंपियन बने फिर रहे हैं, कल को अगर उन्हें इकतदार मिल जाए तो यही फिर करेंगे, वो भी यही भूल जाएंगे करेंगे, अपनी तारीख। ठीक है, यही करेंगे, यही करेंगे, इट्स द सेम। वो भी यही 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 करेंगे। ये तो हाश। सवाल ये होता है, हम्म। जी सवाल ये उठना चाहिए कि भाई जब जैसा भी निजाम है जो भी है तो यही इसी यही निजाम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मिला है, और यही निजाम इनसे पहले उस्मान ब- बुजदार साहब को मिला था। ठीक है जी, या चौधरी परवेज इलाही को मिला था, या शहबाज शरीफ को मिला था, सबको यही निजाम मिला था। तो उस निजाम के तहत उन्होंने किया क्या? उस्मान बुजदार साहब आए तो उनके कान में किसी ने माइक्रोफोन डालने की कोशिश की, तो वो कहते हैं इसमें से आवाज आती है। तो जर्नलिस्ट ने कहा हाँ जी आवाज आती है। कहते हैं वो मैं नया नया हूँ, सीख रहा हूँ अभी। तो भाई आप सीखें अपने घर में जाके, आप ट्रेनिंग लेकर आए। यहाँ पे 12-13 करोड़ की आबादी का सूबा है पंजाब, इन लोगों की जिंदगियां आपके फैसलों पर टिकी हुई है। तो सीखने सिखाने का काम में पीटीआई को बाहर करना चाहिए था कहीं पे। अच्छा, बहुत सारे लोग नाराज होंगे इससे। नहीं नहीं, सही इमरान बात खान है। साहब तो इमरान खान साहब तो बात ही मेरिट की करते थे। तो मेरिट के चलते फिर उनको कोई बंदा भी वैसा लगाना चाहिए था कि जिसको देख के हम ये कहते हैं कि वाकई में मेरिट के ऊपर ही इंतखाब हुआ है उनका। अब उस्मान बुजदार को किस मेरिट के तहत लाया गया है ये आप बेहतर जानते हैं। खैर, बात आती है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, तो इसमें कोई शक नहीं, वो भी एक सियासी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। उनके वालिद मुल्क के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उनके घर के अंदर उनकी जो परवरिश हुई है वो एक ऐसे ही माहौल में हुई है कि जहाँ पे सियासत ओढ़ना बिछोना रही है उनकी। तो माँ के पेट से कोई नहीं सीख कर आता। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि एक खातून का चीफ मिनिस्टर बनना और बनने के बाद में बहुत ही जुर्रतमंदाना फैसले करना, ये वाकई में काबिले तारीफ है। इसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। बेशक। फिर चाहे क्राइम को उन्होंने कंट्रोल किया हो, पंजाब को लेके उनका जो विजन है उसको आप देख लें कि वो पंजाब के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मैं बाहर से बैठ के जो देख रहा हूँ और जो मैंने आके पाकिस्तान के अंदर देखा अपनी आंखों से, जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, तो इंसान को चाहिए कि उसे थोड़ा सा अप्रिशिएट करे। फिर देखें साफ सफाई का जो निज़ाम है कितना ज़बरदस्त हो गया है, सुथरा पाकिस्तान उनकी जो मुहिम है, दुनिया भर के अंदर लोग उसको एडमायर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें चलाई हैं उन्होंने 1100 के करीब। उसके बाद आप ये देखें कि पंजाब के लोगों को उनके कल्चर के साथ, उनकी मिट्टी के साथ, सरजमी के साथ जोड़ने का काम किया है। पंजाबी के अंदर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि तुम्हारी जबान है पंजाबी, उस पर तुम फख्र करो भाई। ये शर्मिंदगी जो तुम्हें उठानी पड़ रही थी 70-80 सालों से, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले भी पंजाब था,
और पंजाबी बोलने वाले लोग यहाँ आबाद थे। आज भी लाहौर के अंदर जो है बेशतर आवाम पंजाबी ही बोलते हैं। मैं तो कम से कम अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि जितने भी दिन गुजारे तो ज्यादातर लोग पंजाबी स्पीकिंग ही थे। बड़े से बड़ा दानश्वर ही क्यों ना हो, पंजाबी बोलने वाला ही था। तो पंजाब के अंदर देखें, एकदम मतलब आप ये देखें कि वाइब्रेंट हो गया है पंजाब। हॉर्स एंड कैटल शो से लेके और पंजाब कल्चरल फेस्टिवल्स और पंजाब की जो सकाफत है वो फिर से जिंदा हो गई है। तो इसका क्रेडिट मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जाता है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इससे पहले के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज में लोग रहे हैं वो कोई ऐसा काम करते तो हम भी कहते कि वाह भी पंजाब जो है वाकई में एक बड़ा सूबा। आप दुनिया में देखें अगर इस्माइल साहब, तो जब भी पंजाब की बात आती है या पंजाबी कल्चर की बात आती है तो ऑटोमेटिकली आपके दिलो दिमाग में इंडियन पंजाब की एक इमेज आ जाती है। और सिखों ने उसको भरपूर हाईलाइट किया पूरी दुनिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, फूड, आर्ट्स, कल्चर। लेकिन पाकिस्तान जहां पे असल पंजाब है, जहां 12-13 करोड़ पंजाबी रहते हैं, इतना बड़ा सूबा, अब बल्क ऑफ द पंजाब जो है वो तो आपकी तरफ है जी। हमारे वाला पंजाब तो बहुत छोटा सा है। उसके बावजूद हमने ये जिम्मा ले रखा था कि पंजाब को हमने दुनिया के लेवल पे जो है प्रमोट करना है। अब ऐसा लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो जो एक वैक्यूम था जो पिछले 80 सालों से ऑलमोस्ट खाली था पाकिस्तान की तरफ से, उसको वो ना सिर्फ भर रही हैं और बड़ा जबरदस्त वो जो जी काम कर रही हैं। आप उनकी किसी भी स्कीम को उठा के देखें, माइनॉरिटीज के हवाले से उनकी जो अप्रोच है, अक्सर पाकिस्तान के ऊपर तनकीद ही इसी बात पे होती है कि भाई माइनॉरिटीज को लेके जो जुल्म है, तशद्दुद है, दुनिया भर के अंदर ह्यूमन राइट्स से जो तंजीमें हैं वो सारे के सारे क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, क्या बदल गया है इस पिछले 1-2 सालों में कि माइनॉरिटीज को जो एक हीलिंग टच की जरूरत थी वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दिया और ये कहा कि ये सारे के सारे जो हैं ये भी उतने ही पाकिस्तानी है कि जितना कोई और है। फिर माइनॉरिटी का जो उन्होंने कार्ड बनाया और लाखों लोगों के अकाउंट में हजारों रुपए डाले महाना। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान मुआशी बदहाली से गुजर रहा है। तो उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। होली है, दिवाली है, क्रिसमस का त्योहार है और अब नए साल का त्योहार है। ऐसा लग रहा है देख के कि हुकूमत जिस तरह से सेलिब्रेट कर रही है उन्हें, तो पंजाब, पाकिस्तान फिर से जिंदा हो गया है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए न्यू ईयर्स को और जितने भी तमाम फेस्टिवल्स हैं उनको। तो ये सारी चीजें देख के शायद ही कोई शख्स होगा जो ये कहे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी उनकी तारीफ ना करे या उनको जो है इस बात का क्रेडिट ना दे। 100% क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। मरियम नवाज शरीफ की जिस तरह से परफॉर्मेंस की आपने वजाहत की है, और स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आई मीन इट्स अमेजिंग। ये उनके सीवी के लिए बहुत बड़ी बात है। ये अपोजिशन की जमातें भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, 2-4 चीज़ें जब आप बोल रहे थे ना मेरे माइंड के अंदर चल रही थी। आई नो मेरी सीएम है, मैं पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी ना हमेशा से कुछ क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं मेरे जहन के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको अगर एड्रेस कर सकूँ क्विकली। आपने लॉ एंड ऑर्डर की जब आपने बात की ना मरीम नवाज के हवाले से, मेरे जहन के अंदर सबसे पहले सीसीडी आया। अरविंद साहब, आप इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, सीसीडी का फरवरी के अंदर लास्ट ईयर बनाई गई है। 1 साल के अंदर उसने कोई 1000 के करीब ना इनकाउंटर कर दिया, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के अंदर आते हैं। सर, मैं गुफ्तगू वो करने की कोशिश करूंगा जो कि शायद थोड़ी सी तलख हो, लेकिन उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूर होगी। बिकॉज ह्यूमन राइट्स की जब बात की जाती है ना, या डेमोक्रेसी की बात की जाती है, तो उसमें चंद आपके पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर रहते हुए आपने काम करना है। आप लोगों को मानते हैं क्रिमिनल हैं और आपका जो क्राइम रेट है आपने गिराया भी, सर वो बट सीसीडी जिस एतबार से करिए, इज दैट जस्टिफाइड? सर वो गैर आईनी भी है, गैर शरी भी है और वो गैर कानूनी भी है। तो एक एस्पेक्ट तो ये है। बाकी उनकी जो परफॉर्मेंसेस है, सारी चीजें बात की जा सकती है, मैं बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं लेट मी जस्ट कंप्लीट। मैं बाकी 2-4 चीजें हैं। आप लैंग्वेज की जहां तक आपने बात की ना कि पंजाबी के अंदर वो करी, बहुत अच्छी बात है। आई 100% एग्री। जो उनकी बाकी चीजें मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो आपने बातें बोली वो बहुत अच्छी हैं। एनवायरनमेंट के एतबार से, स्मॉग कंट्रोल के एतबार से, सीधा करने के एतबार से, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है उनको चैनलाइज करने के एतबार से, सब कुछ है। जो आपने लैंग्वेज की बात की वो तो मैं
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है लेकिन मैं ऐड कर दूं क्योंकि वो मुझे लगी कि पंजाबी हम लोग बोलते, पंजाब में रहते, पंजाब में पले बड़े और हमें शर्मिंदगी होती थी, तो बड़ी ही अच्छी बात है कि वो पंजाबियों को समझा रही हैं कि भाई पंजाबी बोलो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि हमें जोड़ा गया था उर्दू ज़बान के साए तले। सर उर्दू ज़बान के साए तले आपने इतनी नेशनली डिसइंटीग्रेटेड कौम को जोड़ने की कोशिश की है। 2017 के सेंसस के मुताबिक हमारी पूरे पाकिस्तान में 7% आवाम थी जो उर्दू बोलती थी। आप कह रहे थे आपकी कौमी ज़ुबान उर्दू है, 2025 में 9% पे गया मुश्किल वो। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मरीम नवाज ये भी करा रही है। लेकिन इससे हट के ना आपने जब न्यू ईयर की बात की और सेलिब्रेशंस की बात की, माइनॉरिटीज़ वाला भी काम उनका बहुत अच्छा है, जस्ट बाय द वे, तो उसके अंदर ना मेरे जहन के अंदर आया कि न्यू ईयर पे सेलिब्रेशन की गई। मैं एक चीज़ आपने देखी भी होगी, पूरी दुनिया में उसको सराहा गया है, पूरी दुनिया में होती है सेलिब्रेशन, हमारे भी हुई। और लिबर्टी के ऊपर ना मरीम नवाज के पंजाब में अच्छा खासा फंड लगा और कमाल स्पेक्टिकल था, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे, मैं अपने एट एन इंडिविजुअल अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे बुरा लगा। मुझे मेरे जहन में आया यार मेरे मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा जो है ना वो आउट ऑफ स्कूल है। मैंने लगा आप ये लिबर्टी पे पैसे लगा रहे हैं, आप आतिशबाजी कर रहे हैं। सर 2.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूल से बाहर है। सिर्फ पंजाब की बात कर लेना अगर जाके तो 9.6 मिलियन बच्चा है जो स्कूल से बाहर है। आप ये कोई टीचर ट्रेनिंग पे लगा देते, स्कूलों पे लगा देते, तालीम पे लगा देते, गवर्नेंस के कामों पे लगा देते। लिटरेसी रेट आपके मुल्क का 60% है, पंजाब का बढ़ के 66% पे चला जाता है। अरविंद साहब ये वो लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं बमुश्किल, अंगूठे लगाते हैं, वो वाले लोग हैं। आपका 2% जीडीपी एक्सपेंडिचर था 2018 में, वो कम होकर 0.8% पे रह गया। तो मैं कैसी खुशी मनाऊं? मुझे इतना सुपरफिशियल लग रहा है नैरेटिव के एतबार से। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, मैंने एग्री किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ना कोर कुछ मसाइल हैं मुल्क के, और मैं चाहता हूँ हम सेल्फ रिफ्लेक्ट जब तक नहीं करेंगे तो सर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं जब वो चीज़ें चुभती हैं, मैं इसलिए हमने पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ ये स्टैट्स बेहतर कर दो। लेटेस्ट लेबर फोर्स का सर्वे हमारा कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी 2020-21 में 6% थी, जो कि बढ़ के 7.1% पे गई है। 8 मिलियन के करीब बंदा है जिसके पास काम ही नहीं है सर। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 24 साल का बच्चा है सर, इंपॉर्टेंट 3 एज हमारा तो यूथ बल्ज है, ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया है सर। 11% उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये लेबर आपका लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे में आपके साथ कोट कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन है सर, आपकी एवरीडे स्ट्रगल है सर, लोकल गवर्नमेंट के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। हेल्थ के मसाइल हैं, क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस सर, आपके पास वही नहीं है, अद्वियात नहीं है। आप जाएं अगेन, हेल्थ में भी उन्होंने जो गवर्नमेंट अस्पतालों पे काम किया बड़ा अच्छा है, वो भी मैं अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन ओवरऑल लार्जर एक मसला ये भी है। तो हेल्थ में भी मरीम नवाज साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। ब्रेन ड्रेन के मसले का सर मैं क्या करूं, मेरे दोस्त है बाप जो डॉक्टर इंजीनियर था, जो IT का बंदा था, वो तो उठ के बाहर चला गया। तो मैं सर ये न्यू ईयर की सेलिब्रेशन का क्या करूं सर, फूड इनसिक्योरिटी का क्या करूं, मेल न्यूट्रिशन का क्या करूं। आप मेरे साथ मेरे यहाँ पे बाहर निकलें, किससे पूछे मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, वो उसको मतलब नहीं बता सकता। वो क्या बताएगा कि सर बच्चियां जो हैं वो प्रेगनेंसी में उनके साथ होता क्या है। आप धड़ा धड़ बच्चे पैदा कराई जाते हो, उनको सर साफ दूध नहीं मिलता, 50% के पास साफ पीने के लिए पानी नहीं है सर। वाटर क्राइसिस इज अ मेजर कंसर्न, मेजर इशू। ये मामलात हैं सर, ये फूड इनसिक्योरिटी मामलात हैं। यानी डेवलपमेंट जो है ना सर, वो इवेंट बेस्ड नहीं होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन बेस्ड होनी चाहिए। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, आई स्टिल बिलीव she is a far better choice than we have seen anybody before in Punjab as a chief minister. And Shehbaz Sharif was rated very highly, Parvez Ilahi was rated very good. Even then अगर मेरे पास इन सारों को लेके एक चॉइस हो तो मैं मरीम नवाज को चूज करूंगा, लेकिन फिर भी ये मामलात तो है ना सर, इनको मैं साइड पे नहीं कर सकता। जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये जो मसले मसाइल हैं ये आज के नहीं हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तो आए हुए तकरीबन अभी 1.5-2 साल ही हुए हैं जी। आप उनको बिल्कुल कम सही, से कम 5-10 साल का वक्त दें, उसके बाद आप उनको जज करें। सही कह रहे उनके हैं आप। जो तमाम प्रीडिसेसर्स रहे हैं, उनके टाइम पीरियड को कोई 5 साल रहा, कोई 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा, इन्हें ये तो अभी नहीं है। अच्छा, सही कह रहे हैं। उसके बावजूद एक वॉर फुटिंग पे, ऐसा नहीं है कि ये जो आपने तमाम मसले मसाइल जो गिनवाए हैं उनके लिए वो कुछ कर नहीं रही हैं। हेल्थ के हवाले से अब आप पाकिस्तान में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ तकरीबन 150 क्लिनिक को मॉडर्नाइज किया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। मैंने ऐड कर दिया 60,000 था। के करीब नए हेल्थ वर्कर्स लगाए हैं। ठीक है जी, हजारों की तादाद में शहरों को, छोटे छोटे कस्बों को, गांवों को साफ करने के लिए उन्होंने लोगों को भर्ती किया है। ठीक है, फिर आप ये देखें कि एजुकेशन के हवाले से वो स्कॉलरशिप दे रही हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके और क्या कुछ वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रही। ठीक है, फिर COP30 में देखें पंजाब को स्पेशली बुलाया गया,
probably the only province in the entire Indian subcontinent जिसको कि इतने बड़े क्लाइमेट चेंज के समिट के अंदर जिसको मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने रिप्रेजेंट किया। क्या बात देखें है। जी, इंसान को ना थोड़ा सा एक डिस्पैशनेट व्यू लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि जी मैं कोई हिंदुस्तानी हूं तो किसी के अच्छे काम को एक्नॉलेज नहीं करना चाहिए मुझे। मैं तो ये कहूंगा कि जो 1.5 साल का मैंने काम देखा है अब तक मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, वैसा काम हिंदुस्तान के अंदर भी किसी चीफ मिनिस्टर को मैंने कम से कम करते हुए नहीं देखा। क्या तो बात है। उनकी जो अचीवमेंट है, उनको अगर मैं पाकिस्तान के जो बाकी सूबे हैं उनसे तो क्या ही कंपैरिजन करूं, इस पूरे रीजन को आप ले लें और उनकी जो अप्रोच है आप उसको ले लें, फिर आपको पता चलेगा कि जी वाकई में कुछ ना कुछ तो वो ठीक कर रही हैं, जिसकी निशानदेही आपने भी की कि अगर पहले के जो उनके लोग रहे हैं चीफ मिनिस्टर, उनसे उनके कंपैरिजन में वो बहुत अच्छी हैं। तो लेट्स गिव हर अ लिटिल बिट मोर टाइम। आपने सीसीडी की बात की, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की, इसमें कोई शक नहीं है कि सीसीडी के जो एहलकार हैं उनका जो काम करने का रवैया है, एक हाई हैंडेडनेस उनकी है अप्रोच। उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से लेके और बहुत सारे सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं जो सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन एक दफा अपने दिल पर हाथ रखकर आप ये भी जरा सोचें कि इस मुल्क में ऐसे मुआशरों में जैसे मुआशरों में हम लोग रहते हैं, स्पेशली पाकिस्तान जो एक किस्म की एक पेट्रियार्की सोसाइटी है, इवन दो इंडिया भी है, लेकिन पाकिस्तान में बच्चों और खवातीन पे जो जुल्म है उसको तो हम कंपेयर नहीं कर सकते इस पूरे रीजन के साथ। प्रोबेबली पाकिस्तान से बुरा हाल शायद अफगानिस्तान में होगा, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो पंजाब की माएँ बहनें हैं, स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाली स्टूडेंट्स हैं, उन सबको, और छोटे छोटे बच्चियां जो है जिन्हें डर लगता था कि भाई हमें हमारे साथ में कोई गैर मुनासिब कोई हादसा ना हो जाए, ये वो, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फराहम करना एज अ चीफ मिनिस्टर ये उनका फर्ज था। अच्छा, वो चाहती तो कह देते हैं ठीक है जी, लॉ के हिसाब से करें, ये करें वो करें, अदालतों तक लेके जाएं। तो पाकिस्तान की अदालतों में जिस किस्म के जो माजी में रवैये देखने को मिले हैं जजों की तरफ से, आपके जो वकला हैं उनकी तरफ से, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि वहां पे कैसे कैसे लोगों को बेल मिल जाती थी। कोई बंदा हियरिंग के लिए आ रहा है, रास्ते में मार दिया जाता था। तो सीसीडी बनाया गया बेसिकली औरतों के हुकूक के लिए, बच्चियों की हुकूक के लिए, छोटे छोटे बच्चों के हुकूक के लिए। तो कभी कभार रियासत को ऐसे सख्त कदम भी उठाने पड़ते हैं। मैं हिंदुस्तान के अंदर ऐसी मिसाल देखता हूं कि हमारा अंडरवर्ल्ड था 1990s में, जो कि बिल्कुल हद से तजावुज कर गया था। तो फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है पावर्स दी जाती हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, उनके बगैर वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो प्रिवेल नहीं करती। आई नो कि एक महज़ब दुनिया में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे लिए भी बड़ा आसान है पॉलिटिकली करेक्ट होना, ठीक है, और मैं ये हम्म। कहूं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये बातें सुनने सुनाने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारे इस रीजन के अंदर करोड़ों में केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। जुडिशरी अपने हम्म। आप में ओवर स्ट्रेस्ड है, ओवर बर्डनड है। तो ऐसे में आपने रिलीफ भी देना है आवाम को, तो आप क्या करेंगे? ठीक ठीक है, है। कभी कभार अग्रीड। ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं अनटूवर्ड की जो नहीं होने चाहिए, मगर ये है कि आपको ये अप्रोच भी एक रियासत, खास तौर से कि जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर एक मसला ऑलरेडी हो, मजहबी इंतशार इतना ज्यादा हो, सियासी इंतशार हो कि जिसका दिल करता है वो सड़कों पर उतर आता है, रियासत को हाईजैक करने की कोशिश करता है। लाहौर के अंदर मैंने भी वो तमाम साइन बोर्ड्स देखे टीएलपी के। मुझे हम्म। कोई मेरा एक दोस्त बता रहा था कि जी अब तो वो सारे गायब हो गए हैं, पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से, हर जगह से गायब हो गए हैं। तो ये भी एक चीज है जिसको हमें देख लेना चाहिए कि पहले के हालात में और आज के हालात में कितना एक फर्क आया है। लोग घरों से बाहर निकले। माफ करें, अरिंदर। आप आपकी के एक सवाल का मैं जवाब दे दूं फिर लौटते हैं आपकी तरफ। आपने कहा कि नए साल पर मैं कैसे खुशियां मनाऊं।
जब मुल्क के अंदर जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से लेके और इन्फ्लेशन तक की आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि मसला है बेरोजगारी और इस पूरे रीजन का एक मसला है। लेकिन हम अगर ये कहें लोगों को कि भाई तुम घर पे बैठो, तुम कुछ सेलिब्रेट ही ना करो, आप उन्हें कोई उम्मीद ही ना दें आगे बढ़ने की, ये भी गलत है। इस रीजन के अंदर जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, हमारे पास PL 480 हम जो गंदम मंगाते थे अमेरिका से, तो उस जमाने के अंदर भी यहाँ पे एशियन गेम से लेके और न जाने क्या कुछ हुआ है। तो आपको अपनी आवाम को कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने के लिए भी देना होता है। हम 14 अगस्त 15 अगस्त को भी सेलिब्रेट करते हैं, हम हमारे त्योहारों को भी सेलिब्रेट करते हैं। किसी ने ये तो नहीं कहा कि भाई इस साल ईद जो है वो नहीं मनाई जाएगी क्योंकि हमारे मुल्क में सियासी हालात से लेके मुआशी बदहाली इतनी ज्यादा हो गई है कि अब इस वक्त हम गरीबों को भी कोई ईद पे कोई खुशी नहीं दे सकते, तो आप ईद ही ना बनाएं। ऐसा नहीं होता। त्योहार भी बनते रहेंगे, लोगों का जो गुस्सा है रियासत के ऊपर बेरोजगारी को चलते वो भी निकलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन उसके साथ साथ रियासत का भी फर्ज बनता है कि वो धीमी पेस पर ही सही लेकिन आगे बढ़ती चली जाए। मैं कम से कम मैं ये देख सकता हूं उन्हीं इंडिकेटर्स के हवाले से जहां पे आपका वीकली इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट में हुआ करता था आज से 2 ढाई साल पहले तक, अब वो नीचे आ गया है। अब महंगाई गवर्नमेंट ने कंट्रोल तो की है कुछ हद तक, इवन दो ये काम तो जो है किसी हुकूमत का कोई अगर स्पोक्स पर्सन हो तो उसको जाके ये काम करने चाहिए। हमारा तो जो पेशा है उसके अंदर हमें तो जितना हो सके वी शुड कीप द गवर्नमेंट ऑन देयर टोज, और जितनी ज्यादा उन पे तनकीद करें उतना ही आवाम को रिलीफ मिलता है। तो दैट्स द उस आइडिया। एतबार से अगर देखें तो मैं तो कहता हूं जी आप इनके ऊपर भी तनकीद करें, दैट्स द आपका आइडिया। जितना दिल करता है उतनी तनकीद करें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा मेरे ख्याल से वो उन सारे जो आपका जो भी क्रिटिसिज्म है उसको अकाउंट में लेंगी और आपके जो शिकवे शिकायत हैं उनको दूर करने की कम से कम कोशिश करते हुए मैं उनको देख पा रहा हूँ। 100%, बाकी आपके जो 100%। सूबे हैं उनमें तो पता नहीं चल रहा है कि कोई कोई सूबाई हुकूमत है भी या नहीं। 100% अग्रीड विद यू रिगार्डिंग मरीम नवाज। काम हो रहा है। सो वही वाली आपकी बात ना कि हमारा जो रोल है, जो हमारा इस सोसाइटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें वी नीड टू इंश्योर के वी कीप द गवर्नमेंट्स ऑन देयर टोज, और मैं वो कर रहा हूँ। साथ ही साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए कुछ लोग भी होने चाहिए और कुछ लिमिटेड सी आवाम होनी चाहिए जो रियलिटी चेक खुद को देती रहे। तो आई थिंक आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, ताकि मैं आई डोंट गेट टू एक्साइटेड। आपने बीच में ना एक आधी और चीज़ बात की, मैं कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाना चाह रहा था, लेकिन बीच में आपने एक आधी बात की, मैं फिर वहां पे अड़ गया। आपने टीएलपी के एतबार से बात की कि टीएलपी को हटा दिया गया। मेरे बहुत ज़्यादा हज़ार नज़रियाती इख्तलाफात रहे हैं टीएलपी के साथ। इट्स ऑन पेपर, इट्स ऑन रिकॉर्ड, इट्स फॉर एवरीबडी टू सी आउट देयर। बट हैविंग सेड दैट, जिस एतबार से रियासत ने उनका उठा के बाहर फेंका, मुरीद के अंदर जो कुछ हुआ, सर आई फाइंड इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको भी कंडेम करूं। वो उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। यही सिमिलरली मैं इनको क्रिटिसाइज इस बात पे इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर द सेम थिंग हैपेंड 2022 के अंदर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और इमरान खान साहब की ट्वीट मौजूद है जो कह रहे हैं कि रियासत को हार्ड स्टेट के तौर पे एक्ट करना पड़ेगा और इनको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। रिट ऑफ द स्टेट शैल ऑलवेज बी एस्टैब्लिश्ड। इट्स फॉर देयर फॉर एवरीबडी टू सी एज वेल। तो हम जाके, मैं तो कह रहा हूं कि मैं इसमें इनको ब्लेम नहीं कर रहा, वो रियासत का कसूर था। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बात मैंने क्यों पेंट की कि आपने अपने आप को एक प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पे तो प्रेजेंट कर लिया, आपने कर लिया जो कुछ आपने करना है। लेकिन सर पिछली दिहाई के अंदर ना मेरे मुल्क के अंदर टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज जो है ना, इस साल 10 सालों की नंबर ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट आए हैं। देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 73% इन टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज इन 2025 एज कंपेयर टू 2024। तो सर प्रोग्रेसिव स्टेट, प्रोग्रेसिव इमेज आपने क्या अपनाना है? तो खैर छोड़ें ये, मैं फिर वही बड़ी बात है। जी माफ करें मैंने आपको इंटरप्ट किया। मैं दरअसल टीएलपी के हवाले से जो आप बात कर रहे थे उस बारे में ये कहूंगा कि उसूलन तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टीएलपी से आप 1 लाख नाइतफाकी रख सकते हैं। जिस तरह की जो तशद्दुद वो करते थे, ब्लास्फमी के नाम पे लोगों को मारते थे, एक पूरा गैंग चलाते थे ब्लास्फमी के नाम पे, और जब एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस आवाम एक्सट्रीमिज्म। को वो हाईजैक कर लेते थे। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद उनके भी कुछ आईनी हुकूक हैं
उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये बातें अच्छी लगती हैं जी, मुहज़्ज़ब मुआशरों के अंदर जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे अवाम के अंदर भी ऐसे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उन्हें भी पता हो कि भाई अगर तुम कानून को तोड़ोगे तो उसकी तुम्हें सजा भी मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऐसे ग्रुप्स को माजी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने खुद क्रिएट किया। खुद ही एक इस्तेमाल अच्छी, किया। फिर इस्तेमाल भी किया एक अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को जो है गिराने में, ठीक है, एक नई हुकूमत को लाने में। ऐसे प्रेशर ग्रुप्स का इस्तेमाल होता आया है, लेकिन रियासत को भी वक्त के साथ साथ ये अंदाजा हो गया कि भाई ये एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आपके ऊपर ही हावी हो जाएंगे, ये रियासत को ही हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, मजहब के नाम पर इंतशार फैलाएंगे और इस हद तक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर देंगे कि फिर आप के जो तमाम इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, बात उन पर आ जाएगी। तो कभी ये फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए बाहर आ जाते हैं कि जैसे पाकिस्तान को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फ्रांसीसी सफीर जो है वो मुल्क बदर कर दिया जाए, फ्रांस के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही तोड़ दिए जाएं, उससे फ्रांस को कोई असर ही नहीं होता। तो इमरान खान साहब ने भी फिर उनको अच्छा खासा अपने दौरे हुकूमत में एक टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन दी और फिर ये वापस गए। और इस दफा भी देखें, इसराइल के लिए इनको लगा कि ये एक मुसलमान मुल्क है और यहाँ कौन है हमें रोकने वाला, हम जी जो है अपने हाथों में फलस्तीन का परचम लेके निकलेंगे इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। लेकिन वो ये भूल गए कि उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ इजिप्ट के अंदर गाजा इसराइल की जो पीस डील हो रही थी उसमें शिरकत कर रहे थे। पाकिस्तान को जो वहाँ इज्जत मिली, एक सेंटर स्टेज मिली, एक ऐसे पोडियम पे कि जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स मौजूद थे, ऐसे में अगर पीछे से खबर आती कि जी एक जत्थे ने पाकिस्तान को ही हाईजैक कर लिया है और ये उनके मुतालबात हैं, तो उससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग का क्या होता। तो मैं तो ये जानता था, और मेरे ख्याल से आप जैसे जो लोग हैं जो सियासत को समझते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो समझते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा हो चला था कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान दुनिया के सेंटर स्टेज पे है, उस वक्त टीएलपी नाम का ये जत्था जो है ये जो करने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी हद से तजावुज कर गए हैं। तो मुझे अंदाजा था कि दिस इज प्रोबेबली द एंड डे फॉर देम। तो मैं ये उम्मीद रखूंगा कि पाकिस्तान की हुकूमत, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट इस बात को इंश्योर करे कि माजी में उनसे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को वो फिर से नहीं दोहराएंगे और ऐसे प्रेशर ग्रुप्स को कभी कभी भी नहीं, खुद कभी क्रिएट नहीं करेंगे और मतलब इनके जो है पनपने के लिए कोई ऐसा माहौल भी नहीं नहीं नहीं, मैं होने दें। एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू प्रेशर ग्रुप्स, वो बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हकीकत है, हाश रियलिटीज है हमारी भाई। आईने में जब खुद देखेंगे तो जो कुछ किया वही नजर आएगा ना। इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू दैट। मैं एग्जांपल के तौर पे एक और चीज कोट करता हूँ। इमरान खान साहब की बहनें उनसे अगर मिलने जाती हैं अडयाला जेल के बाहर, आप उन पे सर वाटर कैनन बरसाते हैं। सर मेरा दर्द समझ नहीं। मैं आई एग्री, आई नो टीएलपी के साथ मैं तीनों चीजों को अगर सम अप करूं, मरीम नवाज का मैंने क्या कहा, अब तक की बेहतरीन सीएम पंजाब के लिए, वोट देना दो मरीम नवाज को दो, मैंने कहा। लेकिन जो इश्यूज है मैंने हाईलाइट किए। टीएलपी मैंने कहा हजार इख्तलाफात उनके साथ, लेकिन जिस तरीके से किया गया वो गलत है। सिमिलरली एट द सेम टाइम ह्यूमन राइट्स की मैं बात करना चाह रहा हूं ना। आप वाटर कैनन मारी जा रहे हैं उनके ऊपर, आप मेरा पेन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किस एंगल से आ रहा हूं, कि वो भी तो गलत है ना। तो इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू प्रेशर ग्रुप्स के रियासत पूरा इस्तेमाल। बेसिक ह्यूमन राइट्स की मैं बात कर रहा हूं सर, मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, मैं जमहूर की बात कर रहा हूं, मैं यूनाइटेड नेशन के चार्टर की बात कर रहा हूं, मैं ठीक है, आपकी इस्लाम। बात बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी बहनें अगर उनसे मिलने जाती हैं तो उनके ऊपर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी पीएमएलएन के वर्कर से या कोई उनके स्पोक्स पर्सन से या पॉलिटिशियन से बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि भाई भूल गए कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत उन्होंने भी में यही किया, उन्होंने हमारे भी यही साथ किया, क्या किया था। यही किया, ठीक है, यही मैं थोड़ा सा इस पे इसकी वजाहत कर दूं। जी। कुलसुम नवाज साहिबा जो हैं वो डेथ बेड पे थी और उस वक्त उनकी फैमिली से उनको मिलने ना दिया गया, तो जरा सोचें कि उनके ऊपर भी क्या कुछ गुजरी होगी। हम्म। हम्म। तो ये ऐसा है कि दोज हु लिव बाय द सॉर्ड डाई बाय द सॉर्ड।
बाय बाय इमरान वसीम। खान साहब ने जो खुद किया था, जो ठीक है, जो खुद उन्होंने बोया था वही काट रहे हैं। बेहतर ये होता कि वो पॉलिटिकल स्पेस खुद देते। नवाज शरीफ साहब ने भी अपने खिलाफ ही सही धरना होने दिया, जो महीनों तक चला। वो बात थी जमहूरियत की। तो जब जब इमरान खान आ गए थे तो उन्हें वो सियासी इंतकाम लेने की भी कोई जरूरत नहीं थी। इस सियासी इंतकाम की जो इब्तिदा है वो तो खान साहब ने खुद की है। आज वो ये कह रहे हैं कि जी अवाम और जमहूरियत और ये सारे लेक्चर दे रहे हैं। ऑल इट वुड रिक्वायर इज कि किसी मिलिट्री बॉस के साथ में उनका पैचअप हो जाए, और वो उनको इंश्योर कर दे कि खान साहब अगली हुकूमत आपकी। वो हंड्रेड खान परसेंट साहब भूल जाएंगे, फिर वो हंड्रेड भूल परसेंट जाएंगे और वो वापस से वही काम करेंगे जो वो पहले करते थे। फिर तो ये मैं तो ये कहता हूं कि एक ग्रैंड रिकंसिलिएशन डायलॉग की जरूरत है पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के अंदर। और सेम गोज विद इंडिया एज वेल, कि हम ये इंश्योर करें कि हुकूमत किसी की भी हो, हमें एक दूसरे को सिविक लिबर्टीज जो हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो फरहाम करने हैं, उसका ख्याल रखना है। और सियासी इंतकामी की जो कार्रवाइयां हैं वो उनसे गुरेज करना है। तो शायद इस मसले का हल उसमें छुपा हुआ है। बहरहाल मैं ये चाहूंगा, और मेरी ये पर्सनल अपील भी होगी, अगर कोई पीएमएलएन के लोग सुन रहे होंगे मेरी एक छोटी सी अपनी कैपेसिटी के अंदर, कि जी वो इंश्योर करें। नवाज शरीफ साहब तो वोट को इज्जत दो की बात करते थे, गुजरांवाले के जलसे में जिस तरह से उन्होंने ये नारा लगाया, तो उन्हें चाहिए कि वो फिर वो भी वोट को उतनी ही इज्जत दें कि जितनी जब वो अपोजिशन में थे उस वक्त डिमांड कर रहे थे। तो इमरान खान भी लोगों के ही लीडर हैं, लोगों का वोट उनको मिलता है, बड़े मकबूल लीडर है पाकिस्तान के। तो उनके साथ में एक पॉलिटिकल जो कोई प्रिजनर हो उसका जो है रवैया इख्तियार करना चाहिए, ना ना कि एक पॉलिटिकल ओपोनेंट का। तो एंड द सेम आई वुड से टू इमरान खान एज वेल, कि वो भी जो है, भाई बहुत हो गया है इस मुल्क के अंदर। आज से आपको कुछ सालों बाद में जब आप इलेक्शंस में जाएंगे खान साहब, और आपकी पार्टी जाएगी, तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई केपी के अंदर आपकी तकरीबन 15 साल से हुकूमत है, तो आपने केपी में कौन सा ऐसा काम किया है जो कि आप बता सकें कि आवाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। और यही सवाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी पूछा जाएगा। तो आई एम श्योर कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास अभी इस वक्त भी, अगर मैंने तो स्कीम गिनाई नहीं है आपको एज एन ऑब्जर्वर ऑफ पाकिस्तान और वहां की पॉलिटिक्स की, वरना फार्मर्स को जो 8 लाख के करीब उन्होंने सब्सिडी दी है, 8 लाख किसानों को हर एकड़ पे 5,000 रुपए की सब्सिडी गंदम के किसानों को दे रही है। और जो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ, बट ये काम उनके स्पोक्स पर्सन का है, मेरा नहीं है। तो इमरान खान साहब के लोग क्या कहेंगे जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये कह रही होंगी कि मैंने पंजाब को 5 सालों के अंदर यहां से यहां लाकर खड़ा कर दिया है? तो इमरान खान क्या कहेंगे कि जी मैंने तुम्हें शऊर दिया है, कैन सियासी शऊर दिया है। कैन तो आई ऐड दे समथिंग? नीड टू मूव बियॉन्ड दैट सियासी शऊर, और उन्हें चाहिए कि अवाम के फलाह बहबूद के लिए वो कुछ करें। बिल्कुल वंडरफुल मैसेज। लेकिन बस बिफोर कंक्लूजन ना, ये मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है कि जो पंजाब के अंदर भी हुआ, जिस तरह सुहेल आफरीदी सीएम यहाँ पे आए केपी के, तो इन्होंने पूछा केपी का कंपैरिजन क्या है जी, आपका लाहौर के साथ लाहौर देखा है। मेरा ख्याल है दोनों सूबों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जो हमारे यहाँ के सहाफियों ने, यार वो 25 साल से बेचारा ऑपरेशन वहाँ पे, 20,000 ऑपरेशन हो गया, टेररिज्म से वहाँ पे मत मारी गई है लोगों की। इस साल सिर्फ मैं बात करता हूँ, हम लोग क्लेम करते हैं कि सर हमने 2200 टेररिस्ट को हमने जहन्नुम हासिल किया, ये क्लेम करती है रियासत। ये फैक्ट्स हैं, स्टैट्स हैं, मौजूद हैं सर। उसमें 600 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं, उसमें कुछ 700 के करीब सिविलियन भी शहीद हुए हैं। कोई नंबर ऊपर नीचे होगा, लेकिन यही मोरलेस नंबर है सर। ये केपी के लोग हुए हैं। केपी के लोगों को आईडीबीएस की रेशो किसकी है? केपी की है। स्कूल कॉलेज कहाँ पे नहीं बनने दी? केपी में नहीं गई। छत नहीं है सर, गोली बम बारूद के अंदर वो तो पिछली दो। किसने रोका इमरान खान को? सर वो पॉलिसी का वो ना, ये मेरा ख्याल है नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं, लेकिन ना वो थोड़ा सा पॉलिसी लेकिन का फर्क है। देखें, मैं मेरी अपनी नाकिस राय में मैं ये अर्ज करता चलूं, हम्म इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो शुरू दिन से ही वे हम्म एक वाजे पॉलिसी लेके चलते कि कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं है। ठीक है,
ये नारा भी उन्होंने ही दिया, गुड तालिबान बैड तालिबान का। वो तो चाहते थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हर शहर में उनके दफातर खोले जाएं, वो तो उनसे डायलॉग करना चाह रहे थे। अच्छा, इमरान खान को ही ये चाहिए था कि वो थोड़ा सा अफगान अफगान सॉरी अफगानिस्तान के अंदर जब 2021 में 15 अगस्त को जब हुकूमत का तख्ता पलट हुआ और तालिबान आए, तो उन्हें वो जो बयान उन्होंने दिए थे कि जी मैं मुबारकबाद देता हूँ, गुलामी की बेड़ियां तोड़ी हैं और जंजीरें तोड़ी हैं, पता नहीं क्या कुछ। और फिर जो टीएलपी के जेलों के अंदर बंद थे उनको उन्होंने लोगों छोड़ को दी। छोड़ना वो अब वो रियासत को आके सही बात, देखें। मैं मेरे दिन में पहली चीज ही आई कि आप मुबारकें दे रहे थे, उन्होंने जाके 400 कैदी छोड़ दिए, जाओ भी। हाँ, तो गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी ना फिर। तो यही आज आज रोना किस बात का है भाई? ये तो रियासत की पॉलिसी यही थी कि भाई इनको छोड़ दो, ये तो बड़े भले लोग हैं। मेरा जाती तौर पे पता है क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अभी भी अपना है मेरा ख्याल, लेकिन हम डिस्कशन और तरफ जाएगी। क्लोजिंग पॉइंट अगर दो ना, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहीं पे शायद अपना ले, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे ना साथ साथ। सर शऊर दे, जो मैं पहले से पिट रहा हूँ थ्रू आउट शो, आप तालीम तो देना वहां पे। शऊर काफी है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, लोगों को रोजगार की जरूरत है। रोजगार की जरूरत है, मैं कहने लगा था अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है आपके पास, हेल्थ के हाँ। मसाइल ने जाके बेसिक गवर्नेंस के लोकल गवर्नमेंट के मसाइल हल करें, ये कुछ भी कर लें। शऊर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तालीम दे लोगों को, शऊर थोड़ा सा और भी है। लेकिन अरविंद, वंडरफुल डिस्कशन, लवली डिस्कशन, मजा आया मुझे। आई होप द सेंटिमेंट इज द सेम ऑन योर एंड एज वेल। अच्छा लगा मुझे आपने जिस तरह से मरीम नवाज के बारे में जो कुछ आपकी रिसर्च है, सबसे पहले तो बड़ा आपके पास इसी को ये सरप्राइज, इट डज नॉट कम एज अ सरप्राइज टू मी दैट यू नो एंड यू आर सो मच वेल रिहर्स्ड एंड यू रेड सो मच अबाउट ऑल दिस। तो अब तारीख को लेकर, पाकिस्तान को लेकर तो आपका एनालिसिस अच्छा लगा और बायस्ड नहीं होता। हालांकि हमारे नेशनलिस्टिक बायस जो है, हमारी जितनी जिस तरह की परवान है, वो तो सामने आते हैं कहीं ना कहीं पे। तो लेकिन ये अनबायस होके सेल्फ एवेल्युएशन करना, क्रिटिकली खुद को देखना, इसी तरह मेरा ख्याल है महज़ब कौमें जो हैं और जो मुआशरे हैं वो परवान चढ़ते हैं मोहब्बत के साथ, जहाँ पे बेहतरी लाई जा सके। नफरतें तो बहुत ज़्यादा देख ली हैं। ओवरऑल मरीम नवाज़ के लिए, उनकी PR टीम के लिए, टू दोज ऑफ यू वॉचिंग, गुड जॉब। आई एम रियली हैप्पी कि दिस इज समबडी फ्रॉम इंडिया हु इज अप्रिशिएटिंग यू, एंड आपके काम उन तक इस अंदाज में पहुंचे गए हैं कि कुछ ना कुछ तो आप अच्छी कार्य होंगी। एज मैं हमेशा से कहता हूँ, उस्मान बुज़दार के बाद मरीम नवाज पंजाब के लिए बड़ी खुशाइंद बात है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, एंड दैट वाज अ बैड चॉइस। अरविंद, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स इफ यू वांट? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे दावत देने के लिए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और जो बातें मैंने की हैं वो बिल्कुल जी दिल से की हैं, सारी की सारी। जो मैंने देखा, सुना, पढ़ा, उसके बेसिस पे कह रहा हूँ ये तमाम बातें। मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है पाकिस्तान के साथ में, Obviously. लेकिन हाँ, जहाँ पर अच्छा काम होगा तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उनकी तारीफ करूँ, फिर वो चाहे एक ऐसे वक्त के अंदर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हैं, मेरी इन बातों का कोई हिंदुस्तान के अंदर भी ये मतलब ले सकता है कि भाई ये तो बड़ा प्रो पाकिस्तानी हो रहा है, ठीक है, इसको बड़े पाकिस्तान की तारीफों के जो है पुल बांधे जा रहा है। तो देखें, इंसान को इन चीजों से ना बालातर होके और वही बात कहनी चाहिए जो सच पे मबनी हो। आप प्रो पाकिस्तान, और मुझे लगता है मुझे एंटी पाकिस्तान ना डब्बा लगा दे। जी 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 जी, नहीं होना चाहिए हर बंदे को। देखें, मैं ये कहता हूं कि तारीफ वो है जो दूसरे के मुंह से सुनी जाए, अपने मुंह से तो इंसान को चाहिए कि सेल्फ क्रिटिसिज्म ही करे, क्योंकि 100%, उससे फिर आप आगे बढ़ते हैं। तारीफ दूसरों के लिए छोड़ दें, उन्हें उन्हें करने दें। 100%. That's the idea. To all of you who are watching the show, thank you so much for tuning in. Dearly, हम कोशिश करेंगे कि हम ये सेशंस को दोबारा लेके, अगर आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई, हमें पसंद किया, कमेंट्स में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इफ यू लाइक द कॉम्बिनेशन, तो एट नार, दिस इज माय ओन प्लेटफॉर्म, हम दोबारा कोशिश करेंगे कि अरविंद को दावत दें। थैंक यू सो मच जी, टू ऑल ऑफ दोज फ्रॉम इंडिया, टू ऑल ऑफ दोज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ जी। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।